हमको ये समझना जरूरी है कि ये जो तीनों लड़ रहे हैं, ईरान है, अमेरिका है और इजराइल है, जी। इनका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है लड़ने का। जहां तक ऑब्जेक्टिव का सवाल है, इजराइल जो है पहले से ही उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर है। हम्म। उनकी तीन मांगे हैं कि एक तो इजराइल ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, नंबर दूसरा उनके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर लगाम ली जाए, और तीसरा जो उनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्ला की शक्ल में हौतीज हैं, हमास है, या और भी जितने प्रॉक्सीज हैं, उनको जो है सपोर्ट करना ईरान बंद करे और उनको टोटल जो है डिसमेंटल करे। हम्म। तो ये तीनों चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो पीस डील कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान मान नहीं रहा। और जब लड़ाई तीन देशों के बीच में है, तो उसमें आप तीसरे देश को अगर नहीं रखोगे नेगोशिएशन के बीच में, चाहे बेशक आप उनको कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ईरान और अमेरिका के बीच में डील होती है और उसमें इजराइल शामिल नहीं होता या इजराइल की शर्तें नहीं मानी जाती, तो मैं ये कहता हूं ये नेगोशिएशन जो डील है, पीस डील है, पहली बात तो ये होगी नहीं, इजराइल कभी होने नहीं देगा। अगर हो भी जाती है तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब देखिए, जो है हिजबुल्लाह को खत्म करना इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हमास को खत्म किया, उसी तरीके हिजबुल्लाह को खत्म करना, क्योंकि हिजबुल्लाह ने शुरू करी थी 2 मार्च को ईरान के सपोर्ट में, जब उसने नदर इजराइल के ऊपर रॉकेट दागने शुरू किए थे। उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएट किया और उसके बाद जो है लेबनान में घुस गए, और लास्ट में उन्होंने वार्निंग भी दी थी बेंजामिन नेतन्याहू के कि हम जो है बैरूत को स्ट्राइक करेंगे। तो जो हम्म। बैरूत को स्ट्राइक करना था, वो जो है बेंजामिन नेतन्याहू की मजबूरी थी, क्योंकि वहां से पूरा का पूरा हिजबुल्लाह का कमांड स्ट्रक्चर जो है वो बैरूत में है। और ईरान ने ये रेड लाइन दे दी थी कि अगर आप बैरूत के ऊपर हमला करेंगे तो हम जो है रिटेलिएट करेंगे। तो उन्होंने उनकी रेड लाइन इजराइल ने क्रॉस करी, तो उन्होंने हमला कर दिया। और ईरान तो हमेशा से मानता है कि ये सीज फायर सिर्फ इजराइल, अमेरिका या ईरान नहीं, इसमें लेबनान या बाकी जगह है वो भी शामिल होनी चाहिए। तो वो शामिल नहीं हो रहे, इसलिए ये डील भी नहीं हो रही है। और अब जो है जिस तरीके से पहले बैरूत पे इजराइल ने हमला किया, फिर ईरान ने रिटेलिएट किया इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए, अब इजराइल ने उनकी दूसरी रेड लाइन जो पेट्रोकेमिकल पे हमला किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि इजराइल जो है पूरे वो बिल्कुल क्लियर है, वो इनको डीकैपिशिएट करना चाहता है, जो इनके प्रॉक्सीज है उनको खत्म करना चाहता है, और ईरान को इतना कमजोर करना चाहता है कि आने वाले 20-30 साल तक जो है दोबारा इजराइल के ऊपर ईरान की तरफ से खतरा ना मंडराए। जी मुकुंद जी। जी सिरोही सर, इसी में छोटा सा मैं ट्विस्ट और जोड़ दूं इसराइल को लेकर ही कि अगला कदम अगर सर हमारे दर्शकों को आप समझा पाएं कि ये सिर्फ क्योंकि सीधे तौर पर वो ट्रंप से भी नहीं भिड़ना चाहेंगे, नेतन्याहू की उधर संयम की बात चल रही है, इधर आप ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, वो चाहे मिसाइलें बरसाना हो या कैसे भी ईरान को चोट पहुंचाने की कोशिश करना हो। लेकिन अगर सीमित ही कदम कोई हो तो इसराइल और क्या कुछ कर सकता है? कब तक ये दोनों तरफ से वार वाली स्थिति बनी रहेगी? देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल इस स्टेज पे आके मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को मानेंगे, क्योंकि जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो पहले दिन से ये कहा था कि आप बैरूत के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप हम्म। सदर लेबनान में हमला कर सकते हो, वो भी आप तब करोगे अगर ईरान जो हिजबुल्लाह आपके ऊपर हमला करता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात मान ली थी। लेकिन सवाल इस चीज का है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को फर्क नहीं पड़ता है कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, हमास क्या कर रहा है, फर्क जी। पड़ता है सिर्फ इजराइल को। तो इजराइल के ये हित में है कि वो हिजबुल्लाह को उसी तरह खत्म करे जिस तरीके से हमास को कर रहा है, हमास को किया है। अगर हिजबुल्लाह को उसने अब खत्म नहीं किया, तो आने वाले 2 साल 3 साल में फिर हिजबुल्लाह जो है हमला कर सकता है। तो कब तक ईरान जो है इस डर के उसमें साए में जीता रहेगा कि अब हमला हुआ, अब हमला हुआ। तो इस बारी इजराइल ने ये ठान लिया है कि जितने भी ये प्रॉक्सीज है, इनको जो है खत्म किया जाए, और ईरान की जो कैपेबिलिटी है, जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उनको जो डिग्रेड किया जाए। और वो इजराइल जो कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके से ईरान भी हमला करता रहेगा तो इजराइल नहीं रुकेगा, और इजराइल जो है और ताबड़तोड़ हमले करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस लड़ाई से निकलना है, इसलिए वो इजराइल के पीछे पड़े हैं कि आप मत करो, आप रिस्ट्रेंट दिखाओ, हम्म। आप जो है उस जवाब मत दो। लेकिन इजराइल क्यों माने? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बहुत दूर बैठे हैं, 12,000 किलोमीटर बैठे हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, उनके देश के किसी नागरिक के ऊपर असर नहीं है।
लेकिन इजराइल के नागरिकों के ऊपर असर होता है, वो दिन रात शेल्टर में रहते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इजराइल जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी बातें मानेगा। हो सकता है थोड़ी बातें मान ले, रिस्ट्रेंट कर जाए, लेकिन इजराइल बिल्कुल क्लियर है, उसको जो करना है वो करेगा, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ बोलते रहे, चाहे ईरान हमला करता रहे। जी बिल्कुल देवनाथ जी, इजराइल हमला करेगा चाहे ट्रंप कितनी मनाने की कोशिश करें, और मौजूदा हालात भी ऐसे ही दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसके बाद भी अगर जंग और भी ज्यादा भीषण हालात में जाती है, ये जंग बढ़ती है, तो अमेरिका क्या सर सीधे मैदान में आएगा या फिर पर्दे के पीछे रहकर ही अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा? वो पीस डील को लेकर हो या फिर धीरे धीरे कुछ बातों से ही नेतन्याहू का सपोर्ट? हाँ मुकुल जी, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क में थोड़ा अटक गए हैं। भले ही वो इस चीज को मीडिया के सामने स्वीकार ना करें, लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है कि 60 दिन तक लड़ाई लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट अपने बलबूते पर, उसके बाद उन्हें कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए। ये हम होता हुआ देख रहे हैं। वहां पर चाहे उनकी हाउस हो या सेनेट हो, यानी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों जगह ऐसे तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के अपनी जो पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी है, उसका रिपब्लिकन्स का 5-5, 6-6 सीट की बढ़त है। लेकिन जब मसौदा पास हुआ कि डिस्कस किया जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पावर्स कम किए जाएं, डिस्कस करना, वो पास हो गया। अद्भुत बात है, यानी रिपब्लिकन्स ने क्रॉस वोटिंग कर दी और प्रस्ताव पास करवा दिया। इसी तरह से अभी जब ये प्रेसिडेंट की पावर में ये है कि तीसरे महीने में उनको अपनी फौजों को वापस बुलाना है, तो जब डेमोक्रेट्स ने डाला कि अब हमारी फौजों को वहां से वापस बुलाओ, जिसका मतलब ये भी है कि और फौज नहीं भेजनी है, तो ये भी पास हो गया। तो ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये अलग बात है कि वो इसको सेनेट में भी पास हो जाएंगे अगर, फिर भी वो बतौर प्रेसिडेंट इन मुद्दों को वीटो कर सकते हैं। लेकिन वीटो करेंगे तो फिर पूरे अमेरिका को पता लग जाएगा, और डेमोक्रेट्स तो सब जगह दुमदुमी बजा देंगे कि देखो ये प्रेसिडेंट जो है डेमोक्रेट प्रेसिडेंट है, ये जो प्रेसिडेंट है ये डिक्टेटर प्रेसिडेंट है। तो इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल सारे इंडिकेशन यही है कि अमेरिका डायरेक्टली ईरान में जनरल बमबारी नहीं चालू करेगा, यानी तेहरान, इस्फहान, इन सब जगह पर हमले नहीं चालू करेगा। हाँ, छुटपुट हमले पर्शियन गल्फ में जो ईरानियन स्पीड बोट्स हैं उस पर कर सकता है, छुटपुट हमले अमेरिका कर सकता है जहां से ईरानियन छोटे छोटे एंटी शिप मिसाइल्स दाग रहे हैं जोग्रैब माउंटेन से बंदर अब्बास के आसपास से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका विशाल युद्ध, जैसा कि 40 दिन का युद्ध हुआ था, वैसा शायद युद्ध स्टार्ट नहीं करेगा। जी बिल्कुल। सिरोही सर, हॉर्मूज को लेकर क्या अपडेट है हमारे पास? दर्शकों को हम क्या समझा सकते हैं इस युद्ध के बाद, और कितना ये आर्थिक गलियारा अब प्रभावित होने वाला है? देखिए मुकुंद जी, ये तो पूरा ही प्रभावित है। आप देखिए कि नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया हुआ है ईरानियन पोर्ट्स के ऊपर, और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद किया हुआ है। तो ये तो ऑलरेडी जो है काफी सीरियस सिचुएशन में है, और इजराइल को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल को फर्क पड़ता है, जैसे अभी हौतीज ने जो है यमन से धमकी दी है कि हम इजराइल का कोई भी शिप जो है रेड सी से पास नहीं होने देंगे, उसका जो है इजराइल के ऊपर फर्क पड़ता है। और पिछले साल जब लड़ाई हुई थी तब भी हौतीज ने जो काफी जो है फायर किया था इजराइल के ऊपर यमन से, और इस बारी भी फायर कर सकते हैं। तो उस केस में तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का अभी मुझे लगता है इन हालात में खुलना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये नहीं पता लग रहा कि पीस डील करे कि नहीं करे, क्योंकि वो तो अब ना तो वो उस मुसीबत में है कि ना तो वो ओपनली इजराइल को सपोर्ट कर सकते हैं, और ना ही इजराइल को ये कह सकते हैं भाई अब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो उनकी सपोर्ट करना भी उनकी मजबूरी है, और जो है डायरेक्टली खुल के लड़ाई में आना ना आना भी उनकी मजबूरी है। तो दोनों साइड से मजबूरी में फंस चुके हैं, और उनका जो पीस डील थी या जो नेगोशिएशन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो बातचीत चल रही थी,
वो भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। जब तक ये दोनों इजराइल और ईरान वापस ये जो है सीजफायर जो हुई थी 8 अप्रैल को और 2 महीने बाद 8 जून को जो है खत्म हो गई, तब जब तक ये दोनों जो है फायरिंग करना बंद ना करें, तब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और ये जो है पीस डील तब तक नहीं होगी जब तक इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करना बंद नहीं करेगा, और इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर हमला बंद नहीं करेगा जब तक हिजबुल्लाह को पूरी तरह से, जिस तरीके से हमास को खत्म किया है उस तरीके से खत्म ना कर। जी बिल्कुल देवनाथ सर, क्योंकि जब हॉर्मूज की बात आती है तो, और हमारी ऑडियंस लगातार कमेंट भी कर रही है, इंडियन ऑडियंस हैं, तो उनके मन में भी सवाल होते हैं तेल को लेकर स्पेशली, क्योंकि पिछले 2 महीने अगर हम देश भर में देखें तो लगभग 4 से 5 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। हर महीने की पहली तारीख पर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, उसमें भी लगभग अगर आप जोड़ ले पिछले 3-4 महीने तो 1500 रुपए के आसपास का वो अमाउंट बैठेगा। अब तो घरेलू गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई। मौजूदा हालात सर किस और इशारा कर रहे हैं, वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हो या फिर एलपीजी प्राइस हाइक को लेकर हो? आप कैसी अपडेट देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, इंडियन ऑडियंस को स्पेशली, कि अभी ये जो आर्थिक तूफान की स्थिति नजर आ रही है पूरे विश्व में, भारत अभी कितना और प्रभावित होना बाकी है? हाँ मुकुंद जी, हो ये रहा है कि कच्चे तेल की कीमत जो कि युद्ध के पहले $55 एक बैरल की थी, युद्ध के बाद तनाव के समय में ये एक समय तो ऐसा था कि $115 प्रति बैरल हो गया था। अभी फिर जब बातचीत चालू हुई ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, तो वो कम होके $95 पर बैरल हो गया। लेकिन अब जिस तरह से हमले चालू हो रहे हैं, सारा इंडिकेशन है कि ये $100 प्रति बैरल को छूने वाला। जहां तक भारतीयों की बात है कि अभी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि भारत में अभी भी 26 दिन की कच्चे तेल का भंडार है। यानी हमारी रिफाइनरी जो है वो फुल फ्लेज पूरी ताकत से कच्चा तेल यानी पेट्रोल डीजल बनाने की तरफ अग्रसर हैं। सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत, और ये एम्फेसिस है, थोड़ी सी दिक्कत हमें एलपीजी के लिए हो रही है। सारे जितने पेट्रोलियम इंडस्ट्री पार्टिसिपेट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, सबको बताया गया है कि अपने पेट्रोलियम का जो डाइवर्जन है, फ्रैक्शनलाइजेशन प्रोसेस को एडजस्ट करके भारत में ही सीएनजी बनाने की कोशिश करो, एलपीजी गैस बनाने की कोशिश करो। मुझे ये देखो, अब भारत 60% अपनी रिक्वायरमेंट जो है गैस की एलपीजी की बाहर से आयात करता है, और ये 60% से भी ज्यादातर हिस्सा, प्राय पूरा का पूरा हिस्सा ही कह सकते हैं, पर्शियन गल्फ से आता है, कतार देता था। अब युद्ध के दौरान कतार का जो गैस संयंत्र है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। सूत्र तो बता रहे हैं कि उसको ठीक करने में 2-3 साल लग जाएंगे। भारत सरकार ने हमारी ऑयल कंपनीज को पूरी छूट दी है कि वो दुनिया से कहीं से स्पॉट परचेज करें। स्पॉट परचेज का मतलब है कि खुदरा परचेज कर लें। एक तो होता है कि आप ऑयल टैंक्स, ऑयल, कच्चा ऑयल बल्क में कॉन्ट्रैक्ट करो अगले 3 महीने 6 महीने के लिए, और दूसरा होता है कि फिलहाल मौजूदा सर्कमस्टांसेस में जहां पर भी मिल रहा है, समझिए एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी खरीद, तो और उसका हमें थोड़ा सा ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है डॉलर टर्म्स में, लेकिन पेट्रोलियम कंपनीज को बोला गया है कि उसका जो भरपाई है या नुकसान है वो ऑयल कंपनीज खुद उसको अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करें। जैसे एक मोटा आइडिया देता हूं कि आईओसी, एचपीसी, बीपीसी हर साल 18,000 करोड़ 22,000 करोड़ के लगभग डिविडेंड पैदा करती थी, यानी मुनाफा देती थी भारत सरकार को। तो इस साल भारत सरकार ने कह दिया है कि आपको इतना ज्यादा डिविडेंड पैदा करने की जरूरत नहीं है, इतना प्रॉफिट भारत सरकार को देने की जरूरत नहीं है। आप कच्चा तेल, खासतौर से रसोई का जो गैस है, थोड़े हायर कीमत पर भी अगर इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी प्रोसेसिंग जो कॉस्ट है, हायर प्रोसेसिंग कॉस्ट आप अब्सॉर्ब कर लो, तो छोटा छोटा इंक्रीज होगा। क्योंकि दुनिया में कोई नहीं बच सकता। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वहां भारत की तुलना में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमत
4-4, 5-5 गुना बढ़ चुकी है। भारत में अभी तक जो दबाव है बहुत छोटा छोटा दबाव है। भविष्य में भी छोटा छोटा दबाव आएगा। पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में 1-1, 2-2 रुपए का इजाफा होगा हर हफ्ते। और रसोई गैस की कीमत, पीएनजी, एलपीजी, इनकी कीमतों में भी आप 8%, 10% का इजाफा हर महीने सोच सकते हैं, जब तक कि ये युद्ध खत्म नहीं होता। जी बिल्कुल देवनाथ जी, एक और, क्योंकि जब हमने बात की एलपीजी गैस सिलेंडर की, वो सीएनजी पीएनजी हो सकते हैं, तो जब हम देखते हैं कि 7 जून को देश में एक बार फिर एलपीजी रसोई गैस जो घरेलू सिलेंडर था उसकी कीमतों में 29 रुपए के आसपास बढ़े, तो एक स्टेटमेंट सा आता है कि सरकार हर सिलेंडर पर 700 रुपए का नुकसान झेल रही है। ये थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट कर पाए, वो कौन से 700 रुपए हैं और इसके पीछे वजह क्या है? हाँ मुकेश जी, होता ही है कि जब देखिए, एक तो एलपीजी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये शिप्स बड़े खास शिप्स होते हैं, बॉटल्ड शिप्स होते हैं। आप देखेंगे, फोटो देखते ही पहचान जाएंगे दर्शक। बड़े बड़े गोल गोल मैसिव सिलेंडर्स होते हैं, गोलाकार, इतने विशाल होते हैं। एक शिप पर आप देखेंगे 3, 4, 5 होते हैं गोलाकार, अर्ध गोलाकार, इतने विशाल होते हैं कि एक 3 मंजिला 4 मंजिला घर उसके अंदर आसानी से समा जाए। कंप्रेस करके लिक्विफाई करके लाते हैं जी। तो 2 चीजों पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है आजकल। एक तो उन शिप्स को बुक करना, क्योंकि इन शिप्स की बुकिंग 6 महीने पहले, 3 महीने पहले हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने फोन घुमाया कल और किसी टैंकर कंपनी से बॉटल गैस ले जाने वाली टैंकर कंपनी से बात कर ली। इनकी बुकिंग बहुत पहले से करनी पड़ती है। दूसरी है कि इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। लॉयड्स ऑफ लंदन ज्यादातर इंश्योरेंस करती है इन शिप्स का, और कहीं कहीं तो अगर लॉयड्स ऑफ लंदन, देखिए हर ट्रिप का इंश्योरेंस, इन शिप्स का सालाना इंश्योरेंस नहीं तो होता ही है, लेकिन हर ट्रिप का कंपनी का जो मालिक है, ऑयल टैंकर कंपनी जो है, उसको हर ट्रिप की इंश्योरेंस करानी पड़ती है कि क्या लेके जा रहे हो, कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, किस एरिया से गुजर रहे हो। तो जैसे ही उनको पता लगता है इंश्योरेंस कंपनीज को, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, कि पर्शियन गल्फ से आना है, वो बोलते हैं भाई तुम्हारी इंश्योरेंस प्रीमियम तो 500% ज्यादा होगी, 5 गुना ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो भारत सरकार को फाइनली ये सब तो देना पड़ता है ना। तो इसीलिए भारत सरकार को डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर जो नुकसान है उसको झेलकर जो आम कंज्यूमर है, खासतौर से समाज का जो लोअर तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको सपोर्ट देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। सिरोही सर, आपके पास ही आना चाहेंगे, और शो का अंतिम सवाल, दोनों मैं चाहूंगा मेहमानों से सेम ही सवाल है ये, कि अगले 7 दिनों में इस युद्ध के मद्देनजर सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या हो सकता है और कैसे ये पूरी तबाही वाली जंग आगे बढ़ने वाली है? सर सिरोही जी। देखिए मुकुंद जी, इस स्टेज पे ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि अगले 7 दिन में क्या होगा घटनाक्रम, लेकिन ये बात जरूर है कि ये कह रहे हैं कि अगले 48 से लेके 72 घंटे जो है इस युद्ध के सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे। वो इसलिए कि अगर जिस तरीके से ये एस्केलेशन हो रहा है और आगे एस्केलेट अगर और होता है इजराइल और ईरान के बीच में, तो उस केस में आप देखेंगे कि अमेरिका को अपनी कोई ना कोई भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका को ये दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि वो इजराइल को अकेला नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अमेरिका की ये भी मजबूरी है कि अगर वो इजराइल को अकेला ना छोड़े और इन्वॉल्व हो गया, तो जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं चाहते हैं कि दोबारा किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। तो इसमें अब ये देखना है। दूसरी चीज ये है कि इजराइल को ये पहले अमेरिका ने, जब इजराइल ने शुरू में लड़ाई शुरू हुई थी, तो इजराइल ने जो इनके एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी हमला किया था, ऑयल फील्ड्स के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजराइल को बोल दिया था कि आप इनके जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑयल फील्ड्स है या गैस फील्ड्स है, उनके ऊपर हमला ना करें। तो उसके बाद इजराइल ने नहीं किया था। तो अगर इजराइल रिटेलिएशन करने में ईरान के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं या गैस प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं, अगर उनके ऊपर हमला करता है, तो वो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा, और उसके बाद जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ईरान जो है जितनी और गल्फ कंट्रीज हैं उनके एनर्जी स्ट्रक्चर पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करेगा, जो कि काफी घातक उनके लिए भी होगा और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी होगा। जी
बिल्कुल देवनाथ जी, जैसे कि सिरोही जी ने बताया भी कि 7 दिन तो थोड़े अप्रत्याशित से नजर आते हैं। आपसे भी समझना चाहेंगे 24 से 48 घंटे में क्या सचमुच ट्रंप दोस्ती निभाने लौटेंगे या फिर इजराइल और ईरान दोनों छिटपुट वार ही करते रहेंगे? ट्रंप क्या युद्ध में कूदेंगे? नहीं, वो अभी इस हालत में डिप्लोमेटिक और लीगल कारणों से इस हालत में नहीं है। क्या इजराइल और भयंकर हमले ईरान पर करेगा? शायद नहीं। जिस अंदाज में इजराइल हमले कर रहा है, जी। अमेरिका नहीं चाहेगा कि पावर प्लांट्स पर हमला हो, क्योंकि फिर ईरान को बहाना मिल जाता है कि गल्फ कंट्रीज की पावर प्लांट पर हमला करें। तो ऐसे तो फिर अमेरिका की साख और कम हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका बहुत उम्मीद से है कि देर सबेर ईरान में एक ऐसी सरकार आएगी जो कि ईरान के पेट्रोलियम इंडस्ट्री को अमेरिका को सौंप देगी, चाहे वो 3 साल बाद हो या 5 साल बाद हो। तो ऐसे हालत में अमेरिकन कंपनीज भी चाहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मित्र हैं सारे, अमेरिकन कंपनीज भी चाहती हैं कि जब वो ईरान में जाएं, चाहे वो ड्रिलिंग करना पड़े, चाहे रिफाइनरी को ऑपरेट करें, चाहे स्टोरेज टैंक का मैनेजमेंट करें, पंपिंग स्टेशन को चलाएं, अमेरिकन कंपनी चाहती है उनको साबुत मिल जाए। टूटा फूटा मिलेगा तो उसको तो रिपेयर करने में ही बिलियंस एंड बिलियंस अमेरिकन कंपनी को डालना पड़ेगा और रिपेयर करने में 3 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इजराइल भी ईरानी ऑयल कंपनीज पर हमला करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवनाथ जी हमें वक्त देने के लिए, वन इंडिया के साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए। सिरोही सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे, युद्ध के हालात पर नजर रखते हुए अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। आपको फिर बता दें, ईरान इसराइल के बीच इस 2 महीने के बाद हुई जंग में तबाही बहुत ज्यादा भी नहीं हुई, लेकिन ये छिटपुट हमले लगातार जारी है। पहले ईरान टेल अवीव पर हमला करता है, उसके बाद ईरान पर भी इजरायली कुछ मिसाइल्स देखे गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सचमुच ट्रंप क्या इस युद्ध में एंट्री लेते हैं या फिर अभी पर्दे के पीछे से ही उनकी भूमिका नजर आने वाली है। अपडेट आपको देते रहेंगे 24 से 72 घंटे के भीतर, लेकिन कुछ बड़े धमाके की जरूर उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प है कि ये युद्ध कितना और लंबा खिंचेगा और कितनी तबाही बाकी है इस युद्ध के मैदान पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.